आप नाभिकीय रसायन चैप्टर में न्यूक्लियाइडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समस्थानिक, जिसे कि आइसोटोप कहा जाता है, समभारिक आइसोबार्स तथा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे अब हम अपना अध्ययन चालू करते हैं। इसी के साथ आता है एक आइसोमर। आइसोमर्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समावयवी। समावयवी जो है ऐसे न्यूक्लियाइडों को कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन अर्थात Z और A दोनों के मान समान होते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा व्यवस्था अलग अलग होती है। अर्थात जो ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इनके अंदर चक्रण में अंतर के कारण इसमें ऊर्जा का अंतर होता है और यही कारण बनता है समावयवी बनने का, जिससे मतलब कि दोनों जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, तो कुछ न्यूक्लियॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, और वो अस्थायी होता है, इसलिए उसे कहा जाता है मेटास्टेबल स्टेट। पुनः गामा उत्सर्जन करके वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतर पाया जाता है उन न्यूक्लियाइडों को कहा जाता है आइसोमर्स या समावयवी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसमें लिखा है कोबाल्ट के ऊपर 60M लिखा है, वही दूसरा कोबाल्ट का जो समावयवी है उसे केवल 60 से डिनोट किया गया है। तो दोनों के बीच में एक M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से उसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। प्रकृति में कौन से न्यूक्लियस स्टेबल हैं, है ना जी, मतलब कि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेंट जो है वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें अंतर नहीं आता, और यदि चेंज लाया भी जाता है तो उसके लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए रहती हैं, बम्बार्डमेंट वगैरह के द्वारा एक्सटर्नल रेडिएशन पार्टिकल से ही केवल उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने प्रोटॉन H लिखा है, इसी तरह से ऑक्सीजन के समावयवी लिखे हैं, आइसोबार्स लिखे हैं, आइसोटोप्स लिखे हैं 16, 17 और 18। सोडियम का लिखा है, तो ये जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी प्रकार के हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। अनस्टेबल जो कि निरंतर उनमें परिवर्तन आता रहता है, स्पॉन्टेनियस चेंज आता रहता है, और उस दौरान वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी लूज़ करते हैं। तो इस आधार पर उन जो है क्लासिफाइड उन्हें किया गया है। तो एक स्टेबल हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो गए, और दूसरी जो है आपके अनस्टेबल हो गए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे कि जो फोर्स जो इन न्यूक्लियॉन्स के मध्य में होता है, जिसके कारण से इनमें एमिशन पाया जाता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियनों के मध्य कार्यरत बल, फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि नाभिक जो है बहुत छोटी सी जगह है एटम में, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं। इसमें से न्यूट्रॉन
तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल हैं। तो कुल मिलाकर जो आवेशित कण हैं, मतलब कि प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस कार्य करते हैं। अब नाभिक के मध्य जब रिपल्सिव फोर्सेस कार्य करेंगे तो नाभिक को तो स्थायी नहीं होना चाहिए। नाभिक यदि स्टेबल है तो इसका मतलब कि कोई न कोई काउंटर फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, कोई और ऐसा आकर्षण बल भी लग रहा है, पैदा हो रहा है, जिसके कारण से नाभिक को स्थायित्व मिल गया है। तो अब सबसे पहले कारण क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाभिक में कोई विपरीत आवेशित कण नहीं है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो यदि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, पार्टिकल है, यदि नेगेटिव पार्टिकल होता तो ऋणावेशित कण होता तो उसमें आकर्षण होता, तो वह भी उपस्थित नहीं है। साथ ही जो नाभिकीय क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण से रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अब इसके कारण पर अब लगता है कि ये जो इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण पैदा हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो अब इसमें हमें जो नाभिक में न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बारे में डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपको पता है कि दो परमाणुओं के मध्य जब बॉन्ड बनता है तो उसमें सहसंयोजक बंध बनता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है जिससे कि परस्पर बंध होता है। तो यहाँ भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियॉन है उसमें भी जो आपस में जो है किसी कण का साझा करते हैं, और जिससे कि उनके बीच में एक बंध बनता है जो मजबूत होता है। तो जो दो न्यूक्लियनों के मध्य जो साझा करने वाले या जो अंतर परिवर्तन होने वाला है, उसमें जो कण आते हैं वो कहलाते हैं मैसॉन। इन्हें पाए मैसॉन कहा जाता है, कि जिनके परस्पर साझा करने से न्यूक्लियॉन्स के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैसॉन 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और उदासीन। तो ये 3 प्रकार के मैसॉन्स जो हैं उनके मध्य या तो साझा होता है या अंतर परिवर्तन होने पर इनका उत्सर्जन होता है, या जो भी अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य इनका अंतर परिवर्तन होता है। अब आता है कि प्लस मैसॉन या माइनस मैसॉन का जो अंतर परिवर्तन है वो कब होता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य अंतर परिवर्तन होता है तो पाई प्लस और पाई माइनस मैसॉन का होता है। और यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य होता है, मतलब कि सेम स्पीशीज़ के मध्य होता है, तो पाई ज़ीरो मैसॉन का अंतर परिवर्तन होता है। इस अंतर परिवर्तन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो आपस में परस्पर बंध जाते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो ये कारण है कि न्यूक्लियनों के मध्य जो बंध है वो पाई मैसॉन के कारण होता है, जिसे मैंने उससे बता रखा है आपको। पहला मैंने लिखा है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो पाई ज़ीरो का इंटरचेंज हुआ है, और न्यूक्लियॉन्स के मध्य एक प्रकार का अंतर परिवर्तन होने से बंध बन गया है, बंध गए हैं एक दूसरे से। इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई प्लस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी पाई माइनस, और न्यूट्रॉन के बीच में जो है वो पाई ज़ीरो का अंतर परिवर्तन हुआ है, जिससे कि डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है।
तो ये हमारा हुआ कि जो फोर्सेस हैं वो किस प्रकार से इसमें एक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि जो ये आकर्षण बल होते हैं उनका इन जो भी आकर्षण बल हैं लगभग समान होते हैं, और जिससे कि नाभिक में जो आवेश की मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। तो इस प्रकार से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बस न्यूक्लियस जो है उसके स्थायित्व का कारण हमें पता चल गया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी वो एक दूसरे से इसके द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण से ऊर्जा मुक्त होती है। तो आज के चैप्टर में हम अभी चैप्टर का जो हमने पार्ट लिया है उसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे को कंटिन्यू करूँगी।